हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू जी। नमस्कार आप सभी लोगों को, स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में। स्वागत है जी आप सभी लोगों का बीएसपी फार्मेसी में, और स्वागत है जी आप सभी लोगों का आज की इस लाइव क्लास में। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे जी, और एकदम मजे में होंगे। और आज हम लोग हमारी फिजिकल फार्मास्यूटिक्स की जो पहली यूनिट हम लोग पढ़ रहे थे, वहां पर आज हम लोग हमारा लेक्चर लास्ट हमारा जो स्टार्ट अब होने वाला है वो कहां से स्टार्ट होने वाला है? फैक्टर अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी से, कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। यहां से आज का हमारा लेक्चर शुरू होगा। तो बिना समय को व्यर्थ करते हुए स्टार्ट करते हैं जी आज का ये लेक्चर, जहां पर हमारा देखिएगा अगर जो दीज फैक्टर्स दोज फैक्टर विच अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन, कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर हमारे अफेक्ट कर सकते हैं। यहां पर हमारा सबसे पहली बात आ गई सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, दूसरी हमारी बात आई हुई है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन, और तीसरा हमारा क्या है? लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन। अब सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि सॉलिड इन लिक्विड यानी कि सॉलिड कम मात्रा में है, यानी कि हमारा क्या रहेगा? सोल्यूट रहेगा। लिक्विड ज्यादा मात्रा में है, ये हमारा क्या रहेगा? सोलवेंट रहेगा। ठीक है जी, ऐसा ही होगा भाई। तो जरा देखिएगा कि सॉलिड इन लिक्विड में क्या बोला गया? व्हेन सोल्यूट इज इन सॉलिड फॉर्म एंड सोलवेंट इज इन लिक्विड फॉर्म देन द सॉलिड डिसॉल्व्स, या फिर डिसॉल्व इन लिक्विड। हमारा इसका मतलब क्या है कि जो हमारा सोल्यूट इन लिक्विड हमारा जो सॉल्यूशन है, वहां पर हमारा क्या होगा कि जो सोल्यूट है वो हमारा सॉलिड रहेगा, जो सोलवेंट है वो हमारा लिक्विड होगा। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड में हमारा सॉलिड क्या होगा? डिसॉल्व होगा। ठीक है जी, चलेगा। अब हम लोगों ने एक नियम पढ़ा हुआ है। क्या नियम पढ़ा हुआ है? कि लाइक डिसॉल्व लाइक, लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि अगर जो सोल्यूट भी पोलर है और सोलवेंट भी पोलर है तो हमारी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज होगी। तो देखिएगा जरा जी, यहां पर क्या है कि इफ द नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सोलवेंट इज सेम देन द सोल्यूबिलिटी इज गुड। अगर जो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों का नेचर सेम है, जैसे सोल्यूट भी पोलर है और सोलवेंट भी पोलर है, जैसे कि सोल्यूट भी नॉन पोलर है और सोलवेंट भी नॉन पोलर है, जैसे सोल्यूट भी सेमी पोलर है और सोलवेंट भी सेमी पोलर है, तो ऐसी कंडीशन में हमारा क्या होगा? जो सोल्यूबिलिटी है वो अच्छी होगी। ठीक है जी, जैसे एग्जांपल यहां पर ले गया है पोलर सोल्यूट और पोलर सोलवेंट का। ये तो हो गई नेचर की बात कि पोलर है, नॉन पोलर है, सेमी पोलर है। दूसरा आ जाता है सरफेस एरिया। हमारा जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा सोल्यूबिलिटी उतनी ही अच्छी होगी, है ना? द सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया इज मोर, द सोल्यूबिलिटी विल बी इंक्रीज। यानी कि सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सोल्यूबिलिटी। मतलब कि अगर जो सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो सोल्यूबिलिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी, बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में। तो टेम्परेचर के बारे में बात की जाए तो यहां पर हमारी दो कंडीशन आ जाती है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। क्या होता है? एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। तो इन द केस ऑफ एक्सोथर्मिक जो हमारी सोल्यूबिलिटी है वो होगी डिक्रीज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी, और एंडोथर्मिक के केस में हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगी। तो जरा देखिएगा ऐसा क्यों होगा कि हमारा एक्सोथर्मिक का केस आ जाएगा कि हीट रिलीज फॉर डिसॉल्व, है ना, हमारा XPOP यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इन वाटर। इट मींस इफ हीट इटसेल्फ रिलीज इन एनी रिएक्शन देन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर विल डिक्रीज द सोल्यूबिलिटी। क्या बात बोलेगी बेटा जी? एक्सोथर्मिक में हमारा होता क्या है कि रिएक्शन के बीच में ही जो हमारे केमिकल्स जो रिएक्शन कर रहे हैं उनमें से ही हीट निकलती है। अब भाई देखो, हम हीट बाहर से भी दे रहे थे और अंदर से भी हीट, हमारी जो रिएक्शन हम लोग कर रहे थे उनकी भी हीट आ रही थी। तो भाई क्या होगा इस कंडीशन में? हमारा क्या होगा? जो सोल्यूबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना, एक्सोथर्मिक के केस में, एक्सोथर्मिक के केस में। ठीक है जी, तो जो सोल्यूबिलिटी है वो क्या हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टेम्परेचर के। वहीं पर ही अगर जो हम लोग बात करें एंडोथर्मिक के केस में, एंडोथर्मिक के केस में क्या होगा? एब्जॉर्ब हीट फॉर डिसॉल्व, जैसे कि शुगर इन वाटर। यहां पर हमारा एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक में क्या हो रहा था? हीट भी, हीट तो बाहर से हम दे ही रहे थे, बाहर से तो हम हीट दे ही रहे थे, साथ ही साथ जो हमारे केमिकल्स थे वो भी अंदर हीट रिलीज कर रहे थे। पर एंडोथर्मिक के केस में क्या है कि जो हम लोग यूज कर रहे हैं सब्सटेंसेस वो क्या कर रहे हैं? हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं।
जैसे कि एग्जांपल हमारा लिया गया है शुगर इन वाटर, वहां पर क्या लिया गया था, पीओपी इन वाटर, प्लास्टर ऑफ पेरिस इन वाटर। ठीक है जी, तो इट मींस इट हीट इज एब्जॉर्ब इन एनी रिएक्शन देन फर्दर इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज द सोल्यूबिलिटी। तो यहां पर क्या होगा, जब हीट एब्जॉर्ब कर रहा है हमारा किसी भी केमिकल रिएक्शन में हीट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमें बाहर से हीट भरानी पड़ेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो सोल्यूबिलिटी है वो हमारी और इंक्रीज हो जाएगी। तो in the case of endothermic solubility is directly proportional to the heat, but in the case of exothermic solubility is inversely proportional to the heat। बात क्लियर हुई बेटा जी, चलिएगा। सेकंड हमारा आ जाता है गैस इन लिक्विड, यानी कि गैस को हम लिक्विड में मिलाएंगे। अरे ये बात सभी को पता होगा कि गैस ज्यादातर करके हमारा क्या भाई, ऐसा कुछ मिलता नहीं है। तो व्हेन सोल्यूट इज इन गैस फॉर्म एंड सोलवेंट इज इन लिक्विड फॉर्म, गैस इन लिक्विड में हमारा क्या रहेगा, गैस हमारी क्या रहेगी, सोल्यूट रहेगी, और जो हमारा लिक्विड रहेगा वो हमारा क्या रहेगा बेटा जी, सोलवेंट रहेगा। क्या रहेगा, सोलवेंट रहेगा, राइट। जो हमारी गैस रहेगी वो हमारी क्या रहेगी, सोल्यूट रहेगी, और जो हमारा लिक्विड रहेगा वो सोलवेंट रहेगा। पर लेकिन यहां पर अगर जो हम लोग बात करें तो देखिए नेचर ऑफ गैस यानी कि सोल्यूट डज नॉट अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी। अब हमारा जो नेचर है हमारी गैस का वो बेसिकली सोल्यूबिलिटी को ऐसा अफेक्ट नहीं करेगा। अब हम ये क्या बोलेंगे कि पोलर गैस है, नॉन पोलर गैस है, सेमी पोलर गैस है ना, ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे भाई। ठीक है जी, बिकॉज गैस नाइदर पोलर और नोर बी आर नॉन पोलर, क्योंकि गैस हमारी क्या होती है, हम गैस को ना तो पोलर बोल सकते हैं और ना ही नॉन पोलर बोल सकते हैं। चलेगा जी, तो अगर जो हम लोग यहाँ पर फैक्टर्स की बात करें तो कि सोल्यूबिलिटी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाता है सरफेस एरिया, कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी। कि अगर जो हम लोग गैस इन लिक्विड के बारे में बात करें तो सरफेस एरिया क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सोल्यूबिलिटी के। ठीक है, नहीं कि अगर जो हम सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी इन द गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के केस में भी। और सरफेस एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सोल्यूबिलिटी, ये लिखा हुआ भी है। मोर विल बी द सरफेस एरिया मोर विल बी द सोल्यूबिलिटी, जितना ज्यादा सरफेस होगा, सरफेस एरिया होगा, उतना ही ज्यादा हमारी सोल्यूबिलिटी हम लोगों को देखने को मिलेगी जी। चलेगा, आगे मूव करते हैं। आगे बात करते हैं हमारा टेम्परेचर के बारे में। अब देखिए टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर गैस इन लिक्विड और लिक्विड इन सॉरी गैस इन लिक्विड के केस में जो टेम्परेचर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है सोल्यूबिलिटी के, क्योंकि हम लोग टेम्परेचर देंगे गैस और दूर को भागने लगेगी। ठीक है जी, तो हमारे यहाँ पर क्या रहेगा, जो सोल्यूबिलिटी होगी उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि टेम्परेचर जो रहेगा वो सोल्यूबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है इन द केस ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो देखिए if the temperature increase gas will be stay upside of the container and will not dissolve in liquid। कि अगर जो हम लोग टेम्परेचर भी देंगे तो हमारी जो गैस है वो क्या है, कंटेनर के ऊपर चिपक जाएगी, है ना, और वो लिक्विड के साथ में मिलेगी ही नहीं, तो वहां पर सोल्यूबिलिटी होगी ही नहीं। बात करते हैं प्रेशर के बारे में। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सोल्यूबिलिटी के इन द केस ऑफ गैस इन लिक्विड, क्योंकि हम लोग प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वहां पर क्या होगा, इंक्रीज द प्रेशर विल फोर्स द गैस टू एंटर इन द लिक्विड टू डिसोल्व। क्या अब हम ऊपर से प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा कि गैस नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि हम उसको बोल रहे हैं कि भैया जा लिक्विड के अंदर मिल जा, ताकि वो लिक्विड के अंदर डिसोल्व हो सके। सो इंक्रीज इन प्रेशर विल इंक्रीज इन सोल्यूबिलिटी। अगर जो हमारा प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो सोल्यूबिलिटी भी इंक्रीज होगी। इसी वजह से प्रेशर हमारा क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है सोल्यूबिलिटी के इन द केस ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। तीसरा हमारा आता है लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, यानी कि हमारा ऐसा सॉल्यूशन जहां पर सोल्यूट भी लिक्विड रहेगा और सोलवेंट भी लिक्विड रहेगा। When both solute and solvent is in liquid form, कि जब हमारा जो सोल्यूट और सोलवेंट दोनों ही चीजें जब वो लिक्विड फॉर्म में रहे तो उस कंडीशन में क्या होगा। तो देखिए फैक्टर्स की बात करें हमारा कि नेचर हमारा कैसा रहेगा, जैसे अगर जो लाइक डिसॉल्व लाइक का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी फॉलो होगा। टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, सोल्यूबिलिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर हमारा क्या रहेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सोल्यूबिलिटी के। और अगर जो हम लोग सरफेस एरिया की बात करें तो सरफेस एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा सोल्यूबिलिटी के। यानी कि अगर जो हम लोग टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, सरफेस एरिया बढ़ा रहे हैं तो भी सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। यानी कि लिक्विड इन लिक्विड में हमारी क्या है बेटा जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेंगी तीनों ही चीजें सोल्यूबिलिटी के। ठीक है, और लाइक डिसॉल्व लाइक वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी हमारा फॉलो होता है। अगर जो आप लोगों को यहां तक की बात समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिएगा। उसके बाद में हम लोग स्टार्ट करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन को। उसके बाद में फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं प्यारे बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन को। अब देखिए बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में बात की जाए तो बाइनरी सॉल्यूशन को आपको कैसे समझना पड़ेगा। देखिएगा यहां पर शायद आपको जो डेफिनेशन लिखी हुई है उससे इतना ज्यादा क्लियर ना हो। देखिएगा, इट इज अ काइंड ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर
इन विच द मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड इज कंप्लीटली मिसेबल विद ईच अदर। हमारा क्या है कि ऐसे दो होमोजीनियस मिक्सचर हमारे, ठीक है, हमारे जो आपस में कंप्लीटली मिसेबल हो, दो लिक्विड हमारे जो आपस में कंप्लीटली मिसेबल हो, उसको हम लोग क्या बाइनरी सॉल्यूशन बोल रहे हैं। पर लेकिन जस्ट टू बी एग्जैक्ट ऐसा नहीं है, तो कैसा है? तो देखिएगा हमारा क्या होता है, तीन तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक तो जो आपस में कंप्लीटली मिल जाए, एक आपस में जो पार्शियली मिले, और एक आपस में जो मिले ही ना, है ना भाई। एक तो या तो कंप्लीटली मिल जाए, या क्या है कि थोड़ा बहुत मिले और थोड़ा बहुत ना मिले, या फिर बिल्कुल ही ना मिले। तो जो हमारा ये पार्शियली मिसेबल वाला है, इस वाले कॉन्सेप्ट को हमें पकड़ना है। जो कंप्लीटली मिसेबल है ना हमें इससे मतलब है, जो कंप्लीटली मिसेबल है ना हमें इससे मतलब है। जो ये पार्शियली मिसेबल वाला है हमें इससे पकड़ना है। क्यों पकड़ना है? क्योंकि देखिए पार्शियली मिसेबल मतलब क्या है कि थोड़ा बहुत मिल रहा, थोड़ा बहुत नहीं मिल रहा है। अगर जब वहां पर थोड़ा सा बाहर से प्रेशर टेम्परेचर लगा दे तो वो पूरा मिल जाएगा, यानी कि वो कंप्लीटली मिसेबल हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखिएगा जरा, दीज आर दोज बाइनरी सॉल्यूशन विच पार्शियली मिक्स्ड एंड दे मेक एन कॉन्जुगेटेड लेयर बिटवीन देम। कि क्या होता है कि एक दूसरे के साथ में पार्शियली मिलते हैं, और पार्शियली मिलने के बाद में एक दूसरे के अंदर क्या बना लेते हैं बेटा जी, एक कॉन्जुगेटेड लेयर बना लेते हैं। जैसे आप यहां पर देखिएगा, यहां पर अगर जो आप लोग देखोगे तो ये ऊपर की तरफ हमारा क्या लिया हुआ बेटा जी, फिनोल लिया हुआ है, ठीक है। ये नीचे की तरफ हमारा क्या बेटा जी, हमारा वाटर है, और ये एक दूसरे के साथ में पार्शियली मिले हुए हैं। और यहां पर देखिएगा एक लेयर बनी हुई है, ये एक लेयर बनी हुई है, ठीक है। यही हमारी क्या है, कॉन्जुगेटेड लेयर है। अब इस पार्शियली मिसेबल में हम लोग क्या करेंगे, हीट देंगे, नीचे से हीट देंगे। बट व्हेन वी अप्लाई हीट ऑन इट, कॉन्जुगेटेड लेयर डिसअपेयर स्लोली। तो स्लोली क्या होगा, जब हम लोग यहां से नीचे की तरफ से हीट देंगे ऊपर की तरफ को, तो स्लोली क्या होगा बेटा जी, जो ये हमारी लेयर है ये क्या हो जाएगी, यहां से रिमूव होने स्टार्ट हो जाएगी। ये जो लेयर है ये हमारी यहां से रिमूव होने स्टार्ट हो जाएगी, और इनका क्या होगा बेटा जी, आपस में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो लेयर है हमारी ये रिमूव होना स्टार्ट हो जाएगी, और ये आपस में क्या हो जाएंगे बेटा जी, ऐसे करके मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ये बाइनरी लेयर यहां से गायब हो जाएगी, ठीक है जी, जब हम लोग हीट दे रहे हैं। ओके, तो यहां पर देखिएगा जरा, एंड व्हेन दीज टू लिक्विड कंप्लीटली मिक्स्ड और कॉन्जुगेटेड लेयर डिसअपेयर, कि जब हमारे दोनों के दोनों लिक्विड कंप्लीटली मिक्स हो जाएंगे, और जो उनके बीच में कॉन्जुगेटेड लेयर थी वो हमारी क्या डिसअपेयर हो जाएगी, गायब हो जाएगी। द टेम्परेचर एट विच दिस प्रोसेस टेक प्लेस, दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर। क्या मान लीजिए कि हमारा ये दोनों के बीच की जो लेयर है, मान लो वह x डिग्री टेम्परेचर पर हमारी क्या है, यहाँ पर चीजें एस्टेब्लिश हुई कि हमारी x डिग्री टेम्परेचर पर प्यारे बच्चों हमारी चीज क्या है, जो इन दोनों के बीच की कॉन्जुगेटेड लेयर थी डिसअपेयर हो गई। तो यही टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पर यह घटना हमारी घटेगी, यही टेम्परेचर हमारा क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर कहलाता है। अगर जो बात क्लियर हुई हो तो फटाक से चैट सेशन में हार्ट वाला इमोजी भेज दीजिए। आगे बात करते हैं डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में। डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। अगर जो इतनी बात समझ में आ गई तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। अब बात करते हैं यहां पर डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम के बारे में कि डिफ्यूजन प्रिंसिपल इन बायोलॉजिकल सिस्टम क्या होता है। तो देखिए, डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू रेगुलेट टू लोअर कंसंट्रेशन। सिंपल सी बात है, आप लोगों ने डिफ्यूजन के बाद में ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ है कि हमारा क्या है कि पार्टिकल्स का मूवमेंट होना फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल का मूवमेंट होना, यही हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। यही हमारा क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। नीड ऑफ डिफ्यूजन सिस्टम, हमारा कि डिफ्यूजन सिस्टम की आवश्यकता क्या है, ये तो पता लग गया कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पार्टिकल मूव हो रहे हैं। इन ह्यूमन बॉडी एनी ड्रग पार्टिकल कंज्यूम्ड ओरली, आफ्टर दैट ड्रग गोज इनटू द ब्लड एंड द ड्रग इज डिफ्यूज इनटू डैमेज सेल आफ्टर क्रॉसिंग एनी बैरियर। सो फार दिस प्रोसेस डिफ्यूजन सिस्टम इज नेसेसरी। क्या बात बोलेंगे बेटा जी? देखिए, हम लोग कोई भी ड्रग अगर जो ओरली भी ले रहे हैं या फिर हम लोग पैरेंटल रूट के थ्रू दे रहे हैं, वो हमारी क्या है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाई, और सिस्टमिक सर्कुलेशन में जब वो गई और जहां पर जिन सेल्स पर, जिन डैमेज सेल पर उसको काम करना है, वहां पर काम करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, कुछ बैरियर्स को क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि डिफ्यूज होना पड़ेगा। तो वहां पर हमारा बेसिकली ये डिफ्यूजन सिस्टम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कैसे डैमेज सेल के पास में जाकर के
उसकी सेल मेम्ब्रेन को डिफ्यूज कर करके जो हमारा ये पार्टिकल है ड्रग का, ये कैसे सेल के अंदर एंटर करेगा और कैसे अपना कार्य करेगा, ये सारी की सारी चीजें बेटा जी हम लोगों को डिफ्यूजन सिस्टम से ही पता लगती है। यहां पर आप लोग ये डायग्राम भी बना सकते हो कि हमारा क्या है कि डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन, तो हमारा जो पार्टिकल है वो इस साइड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या होगा, इधर हमारा क्या है बेटा जी हायर कंसंट्रेशन वाले आयंस है हमारे, इधर हमारा क्या है हायर कंसंट्रेशन है प्यारे बच्चों, और अगर जो आप इधर देखोगे तो इधर हमारा क्या है लोअर कंसंट्रेशन है। और अभी डिफ्यूजन में क्या बोला गया था, द पार्टिकल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और यही हमारा क्या होता है डिफ्यूजन होता है। अब यहां पर क्या है कि ये हमारा डिफ्यूजन हो रहा है, जो ये मीडियम है इसको हम क्या बोलेंगे डिफ्यूजिंग मीडियम बोलेंगे। यहां पर लोअर कंसंट्रेशन आयंस हैं, यहां पर हायर कंसंट्रेशन आयंस हैं, और आप इस डायग्राम को बना भी सकते हैं। तो डिफ्यूजन सिस्टम अगर जो बात समझ में आ गई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। फिर हम लोग फ्रिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे, फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करेंगे। पर लेकिन डिफ्यूजन हमारा क्या होता है, क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, क्या होता है, अगर जो बात इतनी समझ में आई हो तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दो। भाई इसको ऐसे समझिए कि भाई आपके एक टंकी है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक गिलास है, ठीक है, ये गिलास यहाँ तक भरा हुआ है, ये यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, मैं इसमें यहाँ छेद कर दूं तो ये पानी ऊपर को चढ़ना शुरू हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, पानी यहाँ से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा या ऊपर को उठना स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं नहीं यहाँ से नहीं निकलेंगे। भाई यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन है, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा पानी, ठीक है जी। तो पार्टिकल का हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव होना, यही हमारा क्या होता है डिफ्यूजन होता है। और डिफ्यूजन सिस्टम की हमें आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्योंकि जब हमारा कोई ड्रग मॉलिक्यूल है जो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाता है और वहां पर जाने के बाद में हमारा क्या करता है बेटा जी, वो पार्टिकल जो हमारा बहुत सारे बैरियर्स को उसको क्रॉस करने पड़ता है, तो वो ऑब्वियसली उन बैरियर्स को क्रॉस करने के लिए जो डिफ्यूजन प्रोसेस है उसी को स्टडी करने के लिए ड्रग के डिफ्यूजन प्रोसेस को, तो हम लोगों को डिफ्यूजन सिस्टम के बारे में पढ़ना पड़ता है। मेंटलिटी वाली प्रॉब्लम है ना बेटा जी ये तो, कि मेरा फर्स्ट डे है, वही है ना कि आप लोगों में थोड़ा सा दिमाग का अभाव है ना, कि आप लोगों के दिमाग में कुछ चीजें सेट रहती है। कैसे सेट रहती है कि कॉपी भर के आओ तो पास हो जाते हैं, सेमेस्टर एग्जाम में मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती है। फिर तुम्हारे जैसे ही बहुत सारे 90 से 92% बच्चे भागे फिरते हैं कि यूनिवर्सिटी खराब है ना, गवर्नमेंट खराब है, तुम अपने आप को कभी खराब नहीं बोलोगे कि तुम पढ़े हो नहीं। फिर उसके बाद में क्या होता है कि सेमेस्टर में तुम मेहनत नहीं करते हो, फिर आगे चल के आते हो तो फिर तुम्हें जॉब नहीं मिलती है, फिर तुम्हें 8 या 10 या 15 या 12 हज़ार की नौकरी मिलती है, फिर तुम बोलते हो कि फार्मेसी करके करियर नहीं है, करियर खराब है, कोई स्कोप नहीं है इस फील्ड में। कभी भी अपने आप को नहीं देखोगे, कभी भी अपने आप को जज ही नहीं करोगे। वैसे तुम्हारे दिमाग में मेंटलिटी, आज मेरा पहला दिन है तो समझ में नहीं आएगा। अरे भाई ये टॉपिक पहली बार ही पढ़ाया जा रहा है, ये टॉपिक पहली बार ही पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। और इस टॉपिक में तो मैंने पिछली क्लास का कुछ कोरिलेट करा ही नहीं है कि पिछली क्लास से मैं इसको मर्ज करके पढ़ा रहा हूं। तो ना समझ में और समझने आने वाली तो बात ही नहीं है कि मेरी पहली क्लास है तो थोड़ा कम समझ में आ रहा है। भाई नहीं आ रहा तो नहीं बोलिए, आ रहा है तो आ रहा बोलिए, ऐसे बेचारे बन करके काहे को दिखाते हो, है ना, ऐसे बेचारे बन करके ओ तो ऐसे क्यों, ऐसे काहे को दिखाते हो कि कितने लाचार हो आप लोग, ऐसे मत दिखाया करें, ठीक है। चलेगा जी, बात करते हैं फ्रिक्स लॉ ऑफ सॉल्यूशन डिफ्यूजन के बारे में, माफ कीजिएगा, ठीक है जी। तो हमारा पहला लॉ, इट स्टेट दैट द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल थ्रू अ बैरियर इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यानी कि यहां पर क्या बात बोली गई कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स का किसी भी बैरियर के थ्रू हमारा क्या होगा, मूवमेंट होगा, है ना। हमारे कोई भी मॉलिक्यूल है, अगर जो कोई मेरा मान लीजिए ये बैरियर है, ठीक है, इस बैरियर का कोई भी मॉलिक्यूल अगर जो इसका डिफ्यूजन करेगा, फ्रिक्स फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमारा कोई मॉलिक्यूल्स यहाँ पर डिफ्यूजन कर रहा है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा बेटा जी, हमारे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। यानी कि हमारा क्या बेटा जी, हमारे मॉलिक्यूल्स का डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा। तो हमारा जो यहाँ से इक्वेशन बनते हो क्या बनती है, J बराबर -d dc अपॉन dx।
ये हमारा क्या होता है बेटा जी हमारा क्या होता है फ्लक्स ऑफ द कंपोनेंट यानी कि रेट ऑफ डिफ्यूजन हमारा होता है, और डी हमारा क्या होता है बेटा जी डिफ्यूजन कांस्टेंट होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या होता है सिंपल सा, और ये डीसी बाई डीएक्स हमारा क्या होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। तो ये डीसी बाई डीएक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा जी हमारा यहाँ पर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। डी हमारा क्या है बेटा जी डिफ्यूजन कांस्टेंट है, और जे हमारा क्या है हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन है। ये हमारा क्या होता है फिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन होता है। अगर जो हम लोग बात करें, ठीक है जी, एक क्लास तो तुम लोगों से ढंग में ली नहीं जाती है। ठीक है, सुबह 7 से 8 वाली क्लास में आधे बच्चे रो रहे हैं कि उसका टाइम चेंज कर दो। बेटा जी थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा जीवन में मैच्योरिटी लेकर के आ जाइए, वरना तुम गवार के गवार रह जाओगे, और जिंदगी में 4 साल जब तुम्हारी फार्मेसी खत्म होगी ना, मैं जितने भी लाइफ में बैठो तुम्हारे में से 90% बेरोजगार घूमोगे। मैं आज लिख करके बोल रहा हूँ तुमसे, जो तुम्हारी सेकेंड ईयर में आने के बाद में भी कंडीशन है ना, 1 साल में तुम्हें कोई प्रोफेशनलिटी नहीं है। 1 साल में अगर जो रोड के कुत्ते को भी पकड़ करके सिखाया जाए ना, तो वो भी हाथ मिलाना सीख जाता है कि टॉमी हेलो, वो हेलो करता है। टॉमी नमस्ते करो, नमस्ते करता है वो। टॉमी सिट, तो बैठ जाता है वो। और तुम लोगों ने 1 साल में इतनी भी चीजें नहीं सीखी है कि कैसे क्या कब क्यों कब होना है। ठीक है, तुमसे एक क्लास अटेंड नहीं होती है, एक क्लास में तो तुम लोगों को रोना आया रहता है, हमें नोटिफिकेशन नहीं आता है, हमें लाइव क्लास नहीं मिलती है, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, जबकि 3-3 नोटिफिकेशन भेजने लगते हैं अब तो लाइव क्लासेस के भी। सुबह की क्लास में 8 बजे से पहले हमारी क्लास खत्म करा दिया करो, हमारा कॉलेज रहता है, ये रहता है, वो रहता है, तो रोना ही नहीं खत्म होता तुम लोगों का, तो दिक्कत यहाँ आ जाती है। चलेगा, बात करते हैं फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में, कि फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या रहता है। ठीक है, अब एक बच्चा है, बच्चों के कोर्सेज मैं ही आज तो मेरे को बहुत ज्यादा चीजों को लेकर के रिग्रेट हुआ कि एक तो फ्री में कोर्सेज ओपन करा लिए, हमने कोर्स ओपन कर दिए फ्री में, ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ना चाहते हैं। अब वो फ्री में कोर्स भी ओपन हो गए, और फिर ऊपर से हम लोगों को ही ज्ञान दे रहे हैं। फ्री में कोर्स ओपन कर दिया कि चलो बच्चा है ना, रो रहा है, फ्री में कोर्स ओपन कर देते हैं कि मजबूरी है। इस सेशन में कम से कम अभी तक 250 बच्चों को मैं फ्री में कोर्स ओपन करा चुका हूँ, और उन्हीं फ्री वाले बच्चों में से इतने सारे 2-3 बच्चे आए और बोल रहे हैं कि क्या बोलते हैं कि क्लासेस 4 क्यों नहीं करा रहे हो। इसी वजह टाइम वेस्ट करवाने के लिए हमें कोर्स ज्वाइन करवाया था क्या, है ना। तो ऐसे ऐसे शब्द भी हैं। अब ऐसे ऐसे को क्या कह दूं मैं, और कुछ कह देता हूं तो फिर मुंह बन जाते हैं सबके। ठीक है, चलिएगा, फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात करें कि फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि अभी आप लोगों का सेशन ढंग में शुरू भी नहीं हुआ है। शायद आपके कॉलेज में तो आज या कल से सेशन शुरू होगा, और उसके बाद में भी तुम लोग ऐसे कर रहे हो जैसे हरे रब्बा हरे रब्बा हरे रब्बा। पता नहीं क्या बात है, पता नहीं कब भगवान तुम्हें बुद्धि देगा। इसी वजह से फार्मा सेक्टर सही है, उसमें जॉब नहीं मिल रही है, मैं हकीकत बोलता हूं, क्योंकि तुम जैसों को जॉब देगा कौन भाई, तुम जैसों को तो जॉब कोई देगा भी नहीं। मैं तो उनको, मैं जो जॉब दे रहा है उनको सलाम ठोकता हूं कि इन जैसों को 8,000 रुपए भी दे रहा, तो कितनी बड़ी बात है। सच्ची में तुम्हें बुरी लग सकते बात, पर ये हकीकत की है बेटा जी, क्योंकि तुम लोगों की जो नॉलेज रहती है ना, जो तुम लोगों का 4 साल बाद भी गवारियत पंथी वाली चीजें, प्रोफेशनल कोर्स कर लिया पर लेकिन प्रोफेशनलिटी 1% की नहीं है, तो उन चीजों को सोच करके ना मैं सोचता हूँ कि 8,000 10,000 भी मिल रहा तो बहुत बड़ी बात है, वरना 8-10 हजार तो तुमसे उल्टा और लेने चाहिए उन्हें, कि हम जब तक तुम्हें सिखाएंगे तब तक हमें पैसे भी दो, है ना। चलिए, तो देखिए फर्स्ट लॉ तो हमारा हो गया। सेकंड लॉ हमारा क्या बोलता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम एट पर्टिकुलर रीजन इज प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब पहले लॉ में हमारा क्या होता, डिफ्यूजन ऑफ सोल्यूट मॉलिक्यूल, जो हमारा बैरियर था उसमें हमारा जो डिफ्यूजन हो रहा था सोल्यूट मॉलिक्यूल्स का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के। और सेकंड लॉ में हमारा क्या है कि जो हमारा चेंजेस आ रहे हैं किसमें, कंसंट्रेशन में, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि जैसे जैसे हमारा टाइम लग रहा है, जैसे जैसे हमारा वहां पर कंसंट्रेशन में चेंजेस आ रहे हैं, है ना, वो हमारे किसके प्रोपोर्शनल है बेटा जी,
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के चेंजेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जैसे कि आप लोग यहां पर देखेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, डीसी अपॉन dt। डीसी, ये टी हमारा क्या बेटा जी, टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि हमारे यहां पर टाइम के बारे में बात हुई है। तो डीसी अपॉन dt बराबर हमारा क्या आ जाएगा, डी हमारा आ जाएगा और डी स्क्वायर सी अपॉन डी स्क्वायर टी हमारा यहां पर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी यहां पर एक्स आएगा ना, ये हाँ ये एक्स आएगा। अब डी स्क्वायर सी अपॉन डी स्क्वायर एक्स हमारा क्या रहता है बेटा जी, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है, तो हमारा क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है हमारा। ठीक है, ये हमारा क्या रहेगा बेटा जी, चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट रहेगा। तो देखिएगा जरा बेटा जी, यहां पर अगर जो हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये डी हमारा क्या रहेगा, अगर जो हम लोग बात करते हैं, डिफ्यूजन कांस्टेंट हमारा रहेगा। अगर जो मैं डीसी अपॉन dt बात करता हूं तो बेटा जी हमारा क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज इन कंसंट्रेशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रेस्पेक्ट में क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारे कंसंट्रेशन में, डीसी अपॉन dt उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। डी हमारा क्या है, हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और डी स्क्वायर सी अपॉन डी स्क्वायर एक्स हमारा क्या बेटा जी, चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। ओके, तो डिफ्यूजन फर्स्ट लॉ, फ्रिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड फ्रिक्स सेकंड लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अगर जो समझ में आया हो, ठीक है ना जी। अगर जो डिफ्यूजन फर्स्ट लॉ और डिफ्यूजन सेकंड लॉ अगर जो आप लोगों ने क्लियर हो गया हो, तो फ्रिक्स वाला तो फटाक से चैट सेशन में कंफर्म कर दीजिएगा। आगे मूव करते हैं हमारा, और राउल्ट्स लॉ के बारे में बात करेंगे। आगे मूव करेंगे और फिर हम लोग बात करेंगे राउल्ट्स लॉ के बारे में। अब अगर जो आज के लेक्चर में इतना ही रखना हो तो वो भी आप लोग बता सकते हो, और आगे भी पढ़ना हो तो वो भी आप लोग बता सकते हो। बेटा डिफरेंस इन दोनों में क्या है कि यहां पर देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन के बारे में बात हो रही है ना। यहां पर हमारा क्या है कि कितना डिफ्यूजन हमारा हो रहा है उसके बारे में बात हो रही है ना। हमारा जो एक बैरियर है इसके पार हमारा डिफ्यूजन कितना हो रहा है, यहां पर हमारा पहले में ये है। दूसरे में हमारा क्या है कि टाइम के रेस्पेक्ट में जो हमारा चेंजेस आ रहे हैं, है ना, जैसे जैसे टाइम, क्योंकि यहां पर टाइम का कोई रोल नहीं है फर्स्ट लॉ में। सेकंड में हमारा टाइम का भी इन्वॉल्वमेंट है, जैसे यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट था। ठीक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्यों रहे, उससे मतलब नहीं था। पर लेकिन यहां पर सेकंड लॉ में अगर जो आप लोग देखोगे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। तो इसी वजह से यहां पर जो हमारा फॉर्मूला यूज हुआ था वो ये यूज हुआ था, और यहां पर हमारा फॉर्मूला यूज क्या हुआ है, डीसी अपॉन dt बराबर डी और डी स्क्वायर सी, माफ कीजिएगा, डी स्क्वायर सी अपॉन डी स्क्वायर एक्स हमारा है। ये हमारा क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विद टाइम है, और ये डी हमारा क्या बेटा जी, हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट है, और ये हमारा क्या बेटा जी, चेंज इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है। समझे बात। तो ये हमारा डिफरेंस है कि यहां पर चेंजेस के रेस्पेक्ट में हमारा लो आया हुआ है, और ये हमारा डायरेक्टली की बैरियर के विपरीत बैरियर के द्वारा कितना डिफ्यूजन हमारा हो रहा है उसके बारे में बात हुई। ठीक है जी, ये भी आप लोगों ने 12th में पढ़ा होगा 101%। 11th या 12th में इसके बारे में भी आप लोगों ने जरूर से जरूर पढ़ा होगा। आई बात समझ में, क्लियर हुआ बेटा जी। चलिए, तो राउल्ट्स लॉ से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। देखो राउल्ट्स लॉ और हमारा ये इस यूनिट में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, एक लेक्चर यानी कि नेक्स्ट लेक्चर में हमारी पहली यूनिट समाप्त हो जाएगी। ठीक है जी, ऐसे हमारी अगले 3 लेक्चरों में हमारी ऑर्गेनिक यूनिट समाप्त हो जाएगी, और इसी के साथ साथ अगर जो मैं बात करूं अगले 8 लेक्चरों में जाकर के, क्योंकि इंजीनियरिंग में बहुत टाइम लगेगा, तो इंजीनियरिंग में हमारी 8 लेक्चर में हमारी अगली यूनिट समाप्त होगी। माइक्रोबायोलॉजी आपकी चली रही है, तो भाई अगर जो क्लासेस 2 आपकी एक दिन में चल रही है तो अभी प्रॉपरली उनको अटेम्प्ट करो, और उनसे, क्योंकि आप वही मैं बोलता हूं ना कि नेवर फोकस ऑन क्वालिटी, यू विल नेवर फोकस ऑन क्वालिटी, यू ओनली फोकस ऑन क्वांटिटी। आपको 4 क्लासेस हो रही है, उससे आप हाय और अब्बा करते हो, खुश फिर रहे हो। भाई हम भी 4 क्लासेस ले सकते हैं, इतने हम भी सक्षम हैं। आप सक्षम होने चाहिए 4 क्लासेस लेने के लिए। हम तो दिन में को 10-10 क्लास भी ले सकते हैं। आप में अगर जो हिम्मत है तो लेकर के दिखा दो। हम में तो हिम्मत है 1 महीने में कोर्स खत्म कराने की, हम में तो इतनी भी हिम्मत है 15 दिन में कोर्स खत्म कराने की, हम में इतनी भी हिम्मत है 1 हफ्ते में कोर्स खत्म कराने, हम में इतनी भी हिम्मत है कि 4 दिन में कोर्स खत्म कराने की। तुम में हिम्मत हो तो तुम करके दिखाओ। भाई अगर जो अभी तो सेशन शुरू हुआ है, हमें भी पता है
कि कब क्लास में एक्सक्लेरेटर देना है। मैं चाहता तो आज भी ये हमारी 35 से 40 मिनट की क्लास हुई है, मैं अगर जो डेली क्लास भी 1 घंटे की लूं, मैं अभी पूरी यूनिट खत्म करा देता। पर उस बात का मतलब क्या है, तुम्हारे सर के ऊपर से राउंड स्लो अब जाना शुरू हो जाता। मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि अब मैं आगे जो पढ़ाता हूं तुम्हारे सर के ऊपर से चला जाता। कि भाई अभी नए सेमेस्टर में आए हो, अभी चीजों को जान रहे हो, पहचान रहे हो। जब चीजों को जान जाओगे, पहचान जाओगे, तो फिर 1.5 घंटा भी पढ़ाएंगे एक क्लास को, क्या दिक्कत वाली बात है। पर लेकिन हर चीज में वो है ना कि कग्गे की तरह काय करना, तो उसमें सर में दर्द हो जाता है। वैलिड चीजों पर कमियां निकालिए तो हम उसको एक्सेप्ट भी करेंगे। पर भाई अभी 2 क्लासेस हो रही हैं, अभी संडे को टेस्ट होगा, मैं देख लूंगा कितने बच्चे तुम में से टेस्ट देंगे। मैं तो भाई लाइव में पैनल खोल करके दिखाता हूं कि भाई देखो 6 ही बच्चों ने टेस्ट दिया है। मैं तो बाकायदा तुम्हें दिखाता हूं ना कि सर तो अपनी तरफ से बना रहे हैं बातें। भाई क्लासेस में 200-250 बच्चे लाइव रहते हैं सेमेस्टर के टाइम पर, जब अभी रेगुलर क्लासेस चलती है। जो ये अब जब एग्जाम टाइम आ जाता है उस टाइम पर 1000, 1200, 1300 बच्चे लाइव में जुड़े रहते हैं, ऐप पर मैं बात कर रहा हूं। तो भाई बात इतनी सी आ जाती है कि अब मान लो 200 बच्चे मैं एवरेज निकालता हूं, 200 में से एटलीस्ट 80 तो टेस्ट देने चाहिए। अगर जो कायदे की बात बोले कि भाई 200 बच्चे क्लास में आ रहे तो 80 को तो टेस्ट देना चाहिए, जो इतना बनता है कि हाँ क्लासेस टेस्ट देना नहीं है, फिर रिजल्ट तुम्हारे आते नहीं है, और फिर उसमें ब्लेम भी हमें दे दोगे। इसी वजह से मैं अपना पैनल मजबूत करके चलता हूं। मैंने ऐप पर ऐसे नहीं पैसे लगाए हुए कि अभी तुम्हारे लिए लाइव क्लास के नोटिफिकेशन के लिए 3-3 नोटिफिकेशन भिजवाने लगे हैं, कोई पीडीएफ अपलोड हो जाता है उसको नोटिफिकेशन। मेरे दिमाग में कमी है कि मैं पैसा लगा रहा हूं ऐप पर इतना, इस वजह से लगा रहा हूं क्योंकि कल को तुम कुछ नहीं बोल सकते कि हमें तो लाइव क्लास का हम 3 नोटिफिकेशन दिखाते हैं। अब देख भाई, जब अपकमिंग हुई थी तब भी गया था, जब लाइव स्टार्ट हुई तब भी गया है, और जब अपलोड हो गई तब भी गया है। बहुत पिछले रिकॉर्डिंग नहीं मिल रही है, रिकॉर्डिंग नहीं अपलोड होती है, टाइम से अपलोड ही नहीं होती है। हमने वो टाइम कम करा दिया, 2 घंटे में अपलोड। आज तो डिप्लोमा की क्लास में कमाल हो गया, 6:45 पर लाइव खत्म हुई और 6:59 पर मैसेज आ गया कि लाइव अपलोड हो गई। 13 मिनट में 1 घंटे का वो 45 मिनट का लाइव अपलोड हो गया। तो भाई इतनी सारी चीजें हैं, मेरे दिमाग में कमी थोड़ा ना कि मैं ऐप पर पैसा लगाया हुआ है कि भाई मुझे अटेंडेंस बच्चों की चाहिए। जितने आज लाइव में बैठे सबकी अटेंडेंस है मेरे पास में, जितने कोर्स में नहीं आए उनको ऑटोमेटिकली एब्सेंट लग जाती है। क्योंकि कल को जब रिजल्ट आता है मैं तभी तो कॉन्फिडेंस बेटा अपना नंबर बताया, पर मैं भी चेक करता हूँ कितनी लाइव क्लासेस में आए हो तुम, मैं भी चेक करता हूँ कितने टेस्ट अटेम्प्ट किया तुमने। भाई हम अपने ऊपर गलत इल्जाम नहीं झेलेंगे, हम अपने ऊपर गलत इल्जाम झेलेंगे ही नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। टेस्ट बेटा सभी सब्जेक्ट का होगा, दिन में आपके अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग टाइम पर टेस्ट हुआ करेंगे। हम दोबारा से 2022 में जा रहे हैं। आप टेस्ट दीजिए मत दीजिए, वी डोंट केयर अबाउट दैट। जो बच्चे टेस्ट देते हैं हम उसका तहे दिल से स्वागत करते हैं, चाहे उसमें एक ही बच्चा हो। आपके 4 सब्जेक्ट हैं, चारों सब्जेक्ट के इंडिविजुअल अलग अलग टेस्ट होंगे पूरे दिन में। 1 घंटा एक सब्जेक्ट, 1 घंटा एक सब्जेक्ट, 1 घंटा एक सब्जेक्ट, 1 घंटा एक सब्जेक्ट। क्योंकि की दिक्कत क्या आ रही थी जब हम लोग मिक्सअप पिछले बैच में किया कि जिस बच्चे से ऑर्गेनिक आती है और उससे एचएपी नहीं आती तो वो पूरा टेस्ट ही नहीं अटेम्प्ट कर रहा था। तो इस बार हम ऐसा करने ही नहीं वाले हैं। अगर जो किसी बच्चे को ऑर्गेनिक अच्छे से उसने तैयार किया है तो वो ऑर्गेनिक का ही टेस्ट दे। उसने एनालाइसिस, माफ कीजिएगा, उसने इंजीनियरिंग तैयार किया तो इंजीनियरिंग का ही टेस्ट दे, उसने फिजिकल तैयार किया तो फिजिकल का ही टेस्ट दे। हम स्वागत करते हैं, आप बस टेस्ट दीजिए, क्योंकि टेस्ट से मेरा कोई बेनिफिट नहीं है। भाई देखो कितनी बड़ी बात है, मेरे को आपका पीडीएफ अपलोड करोगे, मुझे वो चेक करनी पड़ेगी, मैं खुद ही चेक करता हूं, है ना, मुझे चेक करनी पड़ेगी, आपके रिजल्ट अपडेट करने पड़ेंगे। फिर अब तो रिजल्ट के भी मैसेज हम लोग भिजवाने लगे हैं कि जैसे रिजल्ट की कॉपी चेक हो जाती है उसका भी नोटिफिकेशन जाता है, उसका भी कि आपके इस टेस्ट में इतने नंबर आपको प्राप्त हुए हैं, इसका भी नोटिफिकेशन हमने भिजवा दिया है। अब ये सारी चीजें होती हैं। अब तो मैं तो ये चाहूंगा कि तो 2-3 ही बच्चे दे, मेरा तो काम कम हो जाएगा। मैं क्यों चाहूं कि 80 बच्चे टेस्ट दे, मैं क्यों चाह रहा हूं कि 200 के 200 बच्चे टेस्ट दे, क्योंकि भाई मुझे पता है कि जब टेस्ट दोगे तभी रिजल्ट आएगा, तभी तुम्हारी कमियों का पता लगेगा, तभी उस कमियों पर काम होंगे। अब तुम लोग टेस्ट दोगे नहीं, क्लासेस में तो हर कोई अच्छा है, मैं भी तुम्हारे लिए अच्छा और तुम भी मेरे लिए अच्छे हो, क्योंकि तुम बोलते रहते हो भैया समझ में आ गया, जो डाउट होता है वो पूछ लेते हो। पर लेकिन भाई असली हमारा एमसीक्यू बेस नहीं है कि एमसीक्यू टिक किया और हो गया। हमें सेमेस्टर एग्जाम, इसी वजह से बैक लगती है सबसे ज्यादा, कि तुम्हें लिखने का तरीका ही नहीं पता है, कंटेंट आता, लिखने का तरीका नहीं पता है, राइटिंग खराब है, कैसे लिख रहे हो, कैसे, मुझे कैसे पता लगेगा। तो आज के सेशन को यहीं पर ही एंड करते भाई।
मिलता है फिर आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद। कल आपसे मुलाकात करते हैं सेम टाइम सेम जगह। लव यू ऑल बेटा जी, थैंक यू सो मच, शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद बेटा।